बदला। एक गरीब मजदूर की मार्मिक कहानी। नव वर्ष का आगमन होने वाला था। फैक्ट्री में सारे मजदूर काम पर लगे हुए थे। सर्दियां होने की वजह से सूरज देवता का ताप जो कि न के बराबर था, वो ताप शीतल होता जा रहा था। नंदू की नजरें फैक्ट्री में काम करते हुए बार बार दीवार पर टंगी घड्डी की ओर जा रही थी। वो घड्डी फैक्ट्री के बन जाने पर लगाई गई थी और तब से बदली नहीं गई। नंदू के लिए वक्त बहुत धीरे हो गया था। वही जब उसे घर की याद आती तो लगता वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। वो इस तरह बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए ढेप रहा हो। मशीनों के शोर में उसके साथी शामू, जो कि उसका पड्डिड हौसी भी था, ने उससे पूछा, क्या हुआ नंदू, बहुत परेशान दिख रहा है। नंदू शायद अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे के भाव को संभालते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रे, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा हूं, साहब से थोड़ा काम है। कोई जरूरत है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस घर में थोड़े पैसे की जरूरत पड़ी आज गई है। परेशानी की सिलवटें माथे पर लिए नंदू ने शामू के सवाल का जवाब दिया। शामू ने फिर दिलासा देते हुए कहा, ठीक है नंदू भैया, वैसे तो साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम्हारी समस्या का हल जरूर कर देंगे। तभी एक ऊंचे सायरन की आवाज आई जो कि छुट्टी होने का संकेत था। सभी मजदूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हों। मशीनों की आवाज शांत हो चुकी थी और उसकी आगाह इंसानों की बातचीत ने ले ली थी। कुछ ही पल में जब सब मजदूर चले गए तो फैक्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर गया। नंदू के मन में इस सन्नाटे में भी एक तूफान का अलग सा शोर मचा हुआ था। जैसे ही वो बड्ढे साहब के दफ्तर के बाहर पहुंचा, वहां उसे मुंशी घनश्याम दास ने देख लिया और देखते ही बोले, नंदू, तू यहां क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? मुंशी जी, काम तो बड्ढे लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियां होती हैं जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? सब खैरियत से तो है ना? खैरियत? गरीब की खैरियत तो अमीर की खैरात में होती है। हमारी जिंदगी तो बस सूरज के उगने और डूबने भर की मोहताज है। इसी तरह एक दिन हमारी जिंदगी भी डूब जाएगी। इतने दिन जीना है, बस सूरज की तरह जलते रहना है। ये क्या बोले जा रहा है? तू वही नंदू है ना जो दूसरों को हौसला देता है। तूफानों का सामना करने वाला नंदू आज हवा के झोंकों से डर गया। जो पेड्डा मजबूत होकर तूफानों का सामना करते हैं, उनका आंधी पानी भी कुछ बिगाड़ डाच सकता है। उन पेड्ढों को वक्त का दीमक ऐसा खाता है कि पेड्डा ऊपर से तो मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला हो जाता है और फिर एक हवा का झोंका भी उसे तिनके की तरह उड़ ढाकर कहीं दूर फेंक देता है। कहते कहते नंदू की आंखें नम हो गई थीं। मुंशी उसे अच्छी तरह जानते थे। वो कभी हार मानने वाला नहीं था, फिर आज न जाने कैसे वो इतना कमजोर हो गया था। कारण जानने के लिए घनश्याम दास ने नंदू से पूछा कि हुआ क्या है, तो नंदू ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 बरस से खेत खलिहान में मौसम की मार की वजह से कोई भी फसल नहीं हो पाई है। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी ब्याहने के लायक हो गई थी, खेत गिरवी रखकर शादी की, अब रोज कर्जदार तकाजा करने आते हैं। छोटू की फीस नहीं गई थी कई महीनों से, तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया है। पत्नी सबको थोड़ा बहुत खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती है। अब तो बस जान देने का दिल करता है, पर सोचते हैं बाद में परिवार का क्या होगा। ये सब बताते बताते नंदू की आंखों से दर्द रूपी आंसुओं की धारा बह निकली। मुंशी को यह सब मालूम न था और जब वो ये सब जान गए तो उन्हें यकीन न हुआ कि नंदू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहता। कितनी हिम्मत है उसमें जो सब कुछ अकेला ही सह रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि नंदू की इस हालत पर क्या प्रतिक्रिया दें। घनश्याम दास ने नंदू की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला रख नंदू, सब ठीक हो जाएगा। इन आंसुओं को रोक के रख, ये इंसान को कमजोर बना देते हैं। अक्सर जिंदगी से लड़ने की उम्मीद आंसुओं के समंदर में डूबकर दम तोड़ देती है। चल, मैं भी चलता हूं साहब के दफ्तर में, तेरी समस्या का कोई हल शायद निकल ही जाए। दोनों दफ्तर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अंदर आ जाए मालिक। मुंशी ने दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठे साहब से पूछा, आइए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? फाइल को मेज पर रखते हुए साहब ने घनश्याम दास से पूछा। हिचकिचाते हुए मुंशी जी बोले, साहब, ये नंदू है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा है। इसकी ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है।
ऐसे और भी कई काम करने वाले होंगे मुंशी जी। आप मुद्दे पर आए। इसे यहां किस लिए लेकर आए हैं? इसे कुछ पैसों की जरूरत है मालिक, बहुत मुश्किल में है ये। घनश्याम दास के इतना कहते ही साहब कुर्सी से उठ खड़िए हुए और थोड़ी कड्ढक आवाज में बोले, मैंने यहां कोई कुबेर का खान लूट कर नहीं रखा कि कोई भी आए और मांगने लगे। ये जो काम करते हैं उसके पैसे तनख्वाह के तौर पर इनको दे दिए जाते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मालिक बस थोड़े से पैसे चाहिए, 4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें कटवा देंगे। घर वाली की तबीयत खराब है, अगर पैसों का बंदोबस्त न हुआ तो वो मर जाएगी। रोते हुआ नंदू घुटनों के बल हो बैठा, लेकिन साहब के रवैये में कोई नरमी ना आई। उन्होंने फिर उसी लहजे में कहा, देखो तुम्हारे यहां आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम जा सकते हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सर चलिए, आज पड्डी डी होस के मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने जाना है। अरे हां, मैं तो भूल ही गया था, चलो नहीं तो देर हो जाएगी, कहकर साहब एक अपने पीए के साथ चले गए। कमरे में फिर एक सन्नाटा छा गया। नंदू जो कि घुटनों के बल बैठा उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, नंदू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर घनश्याम दास ने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर कहा कि अभी तो इतनी ही मदद कर सकते हैं। नंदू ने पैसे पकड़ाते हुए घनश्याम दास का धन्यवाद किया और घर की ओर चल दिया। घनश्याम दास खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनको भी किसी अदृश्य जंजीर ने जकदद रखा था, जिसे वो तोड़ना तो चाहते थे लेकिन तोड़ न सके। धुंध चारों ओर छा गई थी और 5 कदम से ज्यादा दूर देखना असंभव था। थका हारा नंदू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी अपने बेटे छोटू के माथे पर कपड़े की पट्टी गीली करके रख रही थी। अरे झूमरी, क्या हुआ छोटू को? पता नहीं जी, कुछ दिनों से बुखार चढ़ता उतरता है, आज एकदम से ज्यादा हो गया। दोपहर से पट्टी बदल रहे हैं, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। नंदू ने हाथ लगाया तो देखा कि छोटू का बदन आग की भट्ठी की तरह तप रहा था। उसने जरा भी देर न की और गांव के बाहर रहने वाले डॉक्टर के पास उसी समय ले गया। यह डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था। कई साल पहले यह अपने बाप के साथ शहर गया था और वहीं किसी डॉक्टर के पास काम करते करते उसने काम सीख लिया था। फिर वो गांव आकर रहने लग गया था। नंदू की पत्नी की दवाई भी इसी के यहां चल रही थी। नंदू डॉक्टर के पास पहुंचा तो कुछ देर जांचने के बाद उसने भी जवाब दे दिया और उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर जाने की सलाह दी। आधी रात होने वाली थी। नंदू और उसकी पत्नी बेटे को उठाए खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव के बाहर बनी सड़क पर पहुंच गए और वहां से पैदल ही शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। थोड़ी बहुत कागजी कार्यवाही के बाद उसके बेटे को दाखिल कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। नंदू कई बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स से पूछा, जो साथ बैठी अपनी साथी के साथ गप्पे हाँक रही थी। जब नंदू ने कई बार उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो वो गुस्से में आ गई और बोली, तू कोई मिनिस्टर है क्या जो डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे? इंतजार करो, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन सुबह तक अगर उसे कुछ हो गया तो? बहुत से मरीजों के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। इतना सुनते ही नंदू की सारी हिम्मत जवाब दे गई। अभी वो कंधे पर रखे अंगोछे को हाथ में पकड़ डियाच माथे का पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अस्पताल में पसरे सन्नाटे के बीच एकदम शोर शुरू हो गया। अरे हटो रास्ते से, ले चलो जल्दी, कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। इसी बीच नंदू की नजर रिसेप्शन पर बैठी उस मैडम की तरफ गई जो कुछ देर पहले बैठी गप्पे लड़ ढा रही थी। अब डॉक्टर को फोन करके तुरंत आने को कह रही थी। नंदू समझ गया था कि किसी अमीर आदमी की ही तबीयत खराब हुई है, इसलिए इन सब में ऐसी अफरा तफरी मच गई है। नंदू जाकर छोटू के पास बैठ गया। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? हां। इसके आगे नंदू से बोला न गया। उसे पता था कि डॉक्टर उसके बेटे के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन झुमरी को वो ये बता नहीं सकता था। उसमें इतनी हिम्मत न बची थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, तभी एक आवाज आई, सुनिए, इधर आइए, एक काम है। नंदू तुरंत उठकर चला गया। सुनो, एक लड्डी ढाके का एक्सीडेंट हो गया है और काफी खून बह गया है। इस समय कहीं से खून मिल नहीं रहा। क्या तुम अपना खून दे सकते हो? साहब, मैं, कहते हुए नंदू अपने बेटे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर सब समझ गया और बोला, देखो, तुम अपने बेटे की फिक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। नंदू ने मुंह से तो कोई लफ्ज नहीं बोला,
लेकिन उसके शांत रहने के अंदाज ने डॉक्टर को यह जरूर बता दिया कि उसे यह मंजूर है। नंदू बेबस सा खड़ी डीडी रहा था। डॉक्टर ने आदेश जारी किया कि नंदू का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए और अगर उस ला डीडीएचके के ब्लड के साथ मैच हो जाए तो बिना किसी देरी खून चढ़ाने की तैयारी की जाए। सब कुछ सही हो जाने के बाद नंदू खून देकर बाहर आ चुका था। डॉक्टरों ने उस लड़के की जान बचा ली थी। जैसे ही नंदू अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रहा था, उसे रोने की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। वो एकदम घबरा गया। भागता हुआ वो कमरे में पहुंचा तो छोटू लेटा हुआ था। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर साहब ने दवाइयां दी थीं, इंजेक्शन भी लगाए थे, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। पास खाड़ी डेड ही नर्स के बोले गए। इन शब्दों ने मानो किसी जहरीले बाण की तरह नंदू को बेहोश कर दिया था। उसे अपने पैरों तले जमीन नजर नहीं आ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आंसू तो जैसे सूख ही गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहां है मेरा बेटा? उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? जल्दी बताओ। आई एम आस्किंग समथिंग। बाहर इस गरजदार आवाज ने नंदू का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसीलिए नहीं कि वो बेटे के लिए गुहार लगा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी थी। नंदू बाहर निकलकर गया तो आवाज शांत हो चुकी थी। उसने देखा कि सामने उसके साहब खड़ी रहे थे। वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। बीच बीच में वो नंदू की तरफ देख रहे थे। इशारों से पता चलता था कि डॉक्टर उसके साहब को बता रहे थे कि इसी की वजह से आपके बेटे को जीवनदान मिला है। साहब दौड़ते हुए नंदू के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही जोर से बोले, ये जिसका भी इलाज करवाने आया है उसके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। तभी उन्हें कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। घूमकर देखा तो डॉक्टर साहब पीछे खड़े डाढ़े थे। उन्होंने उस कमरे में इशारा किया जहां नंदू की पत्नी रो रही थी। जिस हालत में कुछ देर पहले नंदू था, उसी के समकक्ष अब उसके साहब भी पहुंच गए थे। एक गरीब मजदूर की मार्मिक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार जरूर दे।